कुछ लोग हैं ना, ये जो अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको जी। लेके नफरत की भावना देखने को मिलती है। कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे आईएएस की आपने बात करी, ऐसे आईएएस हुए, इवन अपने राजस्थान कैडर में कई सारे आईएएस हुए हैं जिन्होंने इतना वंडरफुल काम पिछले कुछ दशकों में किया है और मुझे लगता है कि वो तो ये देश की आत्मा है। तो अभी आपने बोला कि पावर इसलिए है क्योंकि हमें कई सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। जी। क्या सच में ये लागू होता है? बिल्कुल। मैंने नहीं देखा। जनरल अधिकारी होता है, जनरल मतलब सामान्य अधिकारी बोला जाता है, जी। इसको सामान्य नॉलेज होनी चाहिए। कोई विशेषज्ञ तो नहीं होता, तो उसे इतनी सारी ड्यूटी क्यों दी गई? भाई किसी एक में थोपन करे को यही करना है। हर कोई मतलब पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मुझे दे दो, सोशल जस्टिस मुझे दे दो, सब कुछ उसे दिया जा रहा है। ये तो ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। जर्नलिस्ट जो होते हैं बेसिकली इनके लिए एक लाइन है, दीज आर द स्पेड ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। यार मुझे तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब लगता है। कितना गंदा एजुकेशन सिस्टम, पूरा रट्टा करके एक नौकरी लगवा दी और फिर जाके वो घूम चलाएगा। आपको अच्छा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम? और सर कैसे हो? बढ़िया। सर देखो, मैं तो वैसे आपको जानता हूँ, लेकिन आप भी अपना परिचय दे दीजिए। आप अपनी ओर से अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं शुभम नागर हुँ, और वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी हुँ, 12 में कार्यरत हूँ हुँ, और इसके साथ ही सरकार के द्वारा कई 2 अन्य विभागों की ज़िम्मेवारियाँ भी वहन कर रहा हूँ, हुँ, जिसमें महाराणा प्रताप आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का चार्ज मेरे पास है अच्छा। और उसी के साथ में राजस्थान के अंदर जो एसटी-एससी निगम, अनुजा निगम जिसे हम जानते हैं, हुँ, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम, उसके हुँ। प्रोजेक्ट मैनेजर का चार्ज है मेरे पास। तो आपका आरएस में सिलेक्शन हुआ था क्या? जी। कब हुआ था आरएस में? आरएस 2021 जो भर्ती थी उसके माध्यम से मैंने आरएस 2024 में अपनी सेवाएँ प्रारंभ करी थी 28 मई से। अच्छा, कौन-सी रैंक जी। थी अपनी? मेरी 284 रैंक थी। 284 थी और जी। ये सोशल जस्टिस वाला डिपार्टमेंट में था। सर, और सैटिस्फाइड हो उससे? बढ़िया, कर्तव्य पथ पे जो मिले सब बढ़िया। अच्छा, यही सोच के आए थे, कुछ और सोच रखा था आपने? सोचा तो एसडीएम था अच्छा, लेकिन किस्मत जहाँ ले जाए वो सब बढ़िया। एसडीएम क्यों उसमें अलग क्या होता है? एसडीएम में मुझे लगता है कि आपके पास जो संसाधन किसी भी एक डिपार्टमेंट में मिलते हैं उसके अपेक्षाकृत संसाधनों के ऊपर अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से हुँ, कंट्रोल करना चाहते हो, हुँ, तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, वैरायटी ज़्यादा है और उसके साथ आप ऐसा ड्रास्टिक चेंज एक शॉर्ट इंटरवल में ला सकते हो सोसाइटी में जो मुझे लगता है कि अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी है। तो इस पोस्ट पर भी अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है ना? बिल्कुल है। तो फिर भी एसडीएम तो एसडीएम होता है ब्लॉक में। कहीं पैसों-वैसों का चक्कर नहीं कि पैसों के चक्कर में बनना हो? पैसे तो सही हैंडसम सैलरी तो सब जगह दे रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे नहीं एक अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। समाज में माहौल वगैरह मिल जाता है, उसके चक्कर में तो नहीं कहीं? ये सब दूर के ढोल सुहाने वाली बातें हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि आरएस के अंदर हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है हुँ, और सबके अपने-अपने कर्तव्य होते हैं और सब अपने आप में यूनिक हैं और सब समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अपने आप में समर्थ है। अच्छा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था कि इससे पहले एग्ज़ाम दिए थे आप? जी नहीं, मेरा पहला अटेम्प्ट जो था आरएस 2018 था जिसमें मुझे 645 रैंक आई थी हुँ, और अनफॉर्च्यूनेटली मुझे कुछ अलॉट नहीं हो पाया था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा ये सेकंड अटेम्प्ट था। 2 जी। अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया? हाँ, दूसरे अटेम्प्ट में हो गया। 18 वाले में क्यों नहीं हुआ था? क्या दिक्कत आई? शायद या तो एग्ज़ाम के पैटर्न को मैंने इतना भली-भाँति समझा नहीं हुँ, और कुछ हद तक मेंस में मेरे मार्क्स जो मार्किंग थी वो काफ़ी कम रही इस वज़ह से और इस वज़ह से ओवरऑल सिलेक्शन रैंक नहीं आ पाया। हुँ। देखो अपने घर की बात करते हैं, वैसे तो कोई वो सीन वाली बात नहीं है। अब मुझे भी आरएएस की तैयारी करनी है, सोच रहा हूँ। तो आज डे 1 है मेरा, तो कैसे तैयारी करूँ मैं? डे 1 है। सबसे पहले मुझे लगता है कि किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी व्यक्ति को जो सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहता है, उसे अपने डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट लानी होगी। ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ आप जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाइए, हुँ, समझिए आपके समाज में, आपके शहर में, हुँ, आपके ज़िले में, आपके राज्य में, आपके देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, हुँ, क्यों चल रहा है और उसके पीछे की भूमिका बाँधिए। हुँ, धीरे-धीरे जो न्यूरल नेटवर्क होता है हमारे ब्रेन का, वो उन चीज़ों को जोड़ने लग जाता है। ठीक है। फिर कई महीने में मुझे लगता है कि आपने उस घर को बनाने के लिए जो नींव की आवश्यकता है, वो आवश्यकता पूर्ण कर ली। उसके बाद अलग-अलग चरण में आप इसको तैयारी को देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को, आरबीएससी की जो बुक्स हैं उसको, हुँ, वहाँ से अपन अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी को प्रारंभ कर सकते हुँ, हैं। उसके उपरांत अलग-अलग गाइड्स, स्टैंडर्ड बुक्स आती है, गाइड्स आती हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनको अपन रेफ़र कर सकते हैं और सबसे एंड में जो अल्टीमेटली पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र रहे हैं, एग्ज़ाम जो पेपर्स रहे हैं आरपीएससी किस तरह से आपके क्वेश्चंस को आपको फ्रेम कर रही है, उसको हुँ। अपन अंडरस्टैंडिंग बना के और रेगुलर प्रैक्टिस के माध्यम से अपन एग्ज़ाम से गो थ्रू हो सकते न्यूज़पेपर कौन-सा पढ़ना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हैं। मुझे लगता है हर एक वो न्यूज़पेपर अच्छा है, हुँ, जिसमें मसालेदार खबरों के अपेक्षाकृत न्यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव हो, हुँ, है ना?
रादर देन आपको कोई मसाला दिया जा रहा है, फ़िल्म इंडस्ट्री का हो सकता है हुँ, या अपनी राजनीति से संबंधित हो सकता है। इन सबको हटा के कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर लिया जा सकता है। अंग्रेजी में मुझे लगता है कि द हिंदू काफ़ी वेल नोन न्यूज़पेपर है। हुँ, इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस अच्छा अखबार है। हिंदी माध्यम में हम देखें तो दैनिक नवज्योति भी एक अच्छा अखबार है। हुँ। दैनिक जागरण एक अच्छा अखबार है। तो ये सब न्यूज़पेपर हम फ़ॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना होता है? मतलब ये करंट अफ़ेयर की न्यूज़ तो वो पीडीएफ मैगज़ीन में भी आ जाती है ना, तो फिर बिल्कुल। क्यों अलग से क्यों पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को? बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा ये प्रश्न किया है। मुझे बिल्कुल लगता है कि आज के ज़माने में जब कॉम्पिटिशन का दौर जब बढ़ा है, हुँ, तो जिस तरह से न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ की कटिंग्स हुँ, हमारे सामने आ जाती हैं और हुँ। उसको हम वहाँ से पढ़ लेते हैं, ये आपको निस्संदेही प्रिलिमिनरी या प्रथम स्तर पे आपको फ़ायदा देगा। जी। लेकिन मुझे लगता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब एलॉबरेटेड वे में जब न्यूज़ को पढ़ते हो, तब आप कनेक्ट करना आसान होता है और उनको कनेक्शन को जब आप करना सीखोगे, तब हुँ, जाके कहीं आप मेंस में आंसर राइटिंग में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। इसलिए मुझे लगता है न्यूज़पेपर बजाय पढ़ना कटिंग्स को चाहिए। पढ़ने के ज़्यादा अच्छा है अगर आपके पास समय है तो। हाँ, वही है उसमें कई बार ऐसे एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं, जी, लाइक कि अहमदाबाद में कोई चोरी हो गई या फिर अहमदाबाद में एक ऐसी न्यूज़ फैली जिसकी वज़ह से आईसीएसई के बाहर है वो भीड़ लग गई है। बिल्कुल। तो अब क्या वो आप एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हो, आप मेंस में बिल्कुल, लिख सकते बिल्कुल, हो। वो बिल्कुल तो कर करंट सकते अफ़ेयर हैं। वाले नहीं देंगे ना, तो जी, इसमें भी हेल्प कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं हिंदी मीडियम से हूँ। जी, आप कौन से मीडियम से थे? मैं इंग्लिश मीडियम से था। अच्छा इंग्लिश में थे जी। क्या? दोनों में क्या वो फ़र्क रहता है हिंदी, इंग्लिश दोनों में? बड़ा बेसिक सा फ़र्क है कि हिंदी मीडियम में जो आपको राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, वो हुँ, हिंदी में ही करनी है, जो हमारी देवनागरी लिपि में है और इंग्लिश में जब आपको करनी है, तो अंग्रेजी से करनी है। तो ये फ़ायदेमंद कौन-सा रहता है? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर अच्छे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है, वही फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो ज़्यादा सिलेक्शन हिंदी से होता है इंग्लिश से? ये बड़ा डाइसी सा क्वेश्चन है। इसमें पहले जहाँ तक चूँकि इस पे निर्भर करता है कि प्रिलिमिनरी स्टेज पे ज़्यादा अभ्यर्थी किसके हैं। हुँ, स्वाभाविक सी बात है, राजस्थान जो प्रदेश है उसमें हिंदी मीडियम के छात्र अधिक हैं, हुँ, तो उसमें सिलेक्शन की संख्या भी ज़्यादा होगी, हुँ। तो ये स्वाभाविक सी बात है। यहाँ हिंदी का ज़्यादा वर्चस्व है। बिल्कुल, यूपीएससी में संख्या के उल्टा पॉइंट होता ऑफ है, से। यूपीएससी में उल्टा क्यों होता है? वही जो मैंने कहा, वहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वो हुँ, अंग्रेजी माध्यम के ज़्यादा होते हैं, तो अच्छा, अच्छा। सिलेक्शन की संख्या भी उन्हीं की ज़्यादा होनी है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो आपका जब सिलेक्शन हुआ था, अच्छी रैंक भी मिली थी, जी। कोचिंग वालों से फ़ोन भी आए होंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आया था कोई कोचिंग से फ़ोन? जी, बिल्कुल है। कौन-सी से आया था? वो छोड़ो, वो उसके चर्चा नहीं करना बता मुझे नहीं कितने समझता। पैसे मिले थे फिर? पैसे-वैसे किस चीज़ के? टॉपर तो खरीदते हैं ना? अरे गलियों में घूम रहे हैं तो टॉपर्स। नहीं यार। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ अब आरपीएससी ने जो अपना अच्छा काम करते हुए जिस फ्रीक्वेंसी के साथ भर्तियां दी हैं, हुँ, जैसे हम देखते थे 2010 के पहले का जो एक दशक चला करता था, उसमें 5 साल 8 साल 10 साल में वैकेंसी आती हुँ, थी। इस तरह से होता था, तो आप नामजद अधिकारियों को जाना करते थे। हुँ, लेकिन अभी पिछले सालों में हम देखेंगे 2-2 साल 1-1 साल 1.5 साल में वैकेंसीज जिस गति से आई है, हुँ, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट आरएस 2023 जो है, हुँ, आरएस 2023 एंड आरएस 2024, 2023 और 24 की भर्ती हुँ। इतनी फ्रीक्वेंटली आई है कि कभी-कभी तो हम उँगलियों पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अरे 23 वाले में सेलेक्टेड था या 24 वाले में सेलेक्टेड था। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अधिकारियों की जो संख्या है, हुँ। वो इतनी तेज़ी से जो है आई है सामने, कि उस वजह से कहीं न कहीं इसमें थोड़ी-सी कमी आई है। नहीं, फिर भी देखो यूपीएससी भी तो हर साल होती है ना। बिल्कुल, फिर यूपीएससी में हम हर बार सुनते हैं कि बाजीराव पे 5 लाख रुपए का वो बिल्कुल, चूना लगा। कह बिल्कुल। सकते हैं वो लगा कि भाई क्यों होती कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है ना कि भाई आप है वो फेक नहीं दिखा सकते हो। जी, तो फेक दिखा देते हैं। जी, फिर 5 लाख रुपए लग लगते हैं और जी। 5 लाख से उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। 5 लाख दे के फिर वही दिखा देते हैं फ्रॉड। स्कैम तो चलता ही है ना। तो चलता तो यहाँ पर भी होगा। ये एक ऐसा विषय है जिस पे मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं जानकारी अब कम है, तो इस पे कहना कुछ उचित नहीं होगा मेरे हुँ। लिए। पर आईफ़ोन तो बाँटे गए थे। बाँटे गए होंगे, मुझे तो नहीं मिला। अच्छा, चलो बढ़िया है। मैं बात करूँगा कोचिंग वालों से, दो हमें भी 1-2 आईफ़ोन। पर नहीं चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो चुका, सही बात है ना? जी। और अब आगे का क्या प्लान है? क्या चल रहा है अभी? अभी जैसा कि मैंने शुरू में आपसे चर्चा करी कि हुँ, राजकीय सेवाओं में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में कई सारे विभाग की योजनाएँ हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हैं, हुँ, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेज़ हैं जिसको हम डेली रूटीन में फ़ॉलो करते हैं, हुँ, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और समाज कल्याण जो हमारा विभाग है बेसिकली, हुँ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, तो समाज का कल्याण कर रहे हैं। अच्छा, समाज का कल्याण कर रहे हो। एग्ज़ाम दोगे इस बार? फॉर्म तो भरा है सबकी तरह, बट देखो आगे क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। अच्छा, समाज कल्याण से संतुष्ट नहीं हो, देखते हैं कुछ और करके देख लें, यूँ? हाँ, यूँ और क्या। नहीं, नहीं, ये तो गलत बात है ना, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, फिर भी तो। नहीं, नहीं, उसमें निर्भर करता है कि परिस्थितियाँ क्या होती हैं, समय काल और परिस्थितियों के हिसाब व्यक्ति के निर्णय जो है तय होते हैं। और अगर मुझे लगता है परिस्थिति अपने पक्ष में रही और अगर पढ़ाई होती है, सारी स्टडीज़ टाइमली होती है, तो मुझे लगता है एग्ज़ाम देने में कोई बुराई नहीं, दिया जाना चाहिए। पर मुझे तो गलत लगता है, मैं बताऊँ क्यों? जी,
अभी जैसे कि मैं न्यू एस्पायरेंट हूँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया या जी, सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है मेरा। जी, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, जी, आपको मेरे से ज़्यादा अनुभव है, तो बिल्कुल। आप मेरी वैकेंसी खा जाओगे ना, मेरी पोस्ट वो आप खा जाओगे। नहीं, क्यों खाऊँगा मैं आपकी अभी पता है पोस्ट? यूपीएससी एक रूल लेके आई है जी, कि अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, उसके पास ओनली एक ही अटेम्प्ट है, जी। दोबारा नहीं दे जाएगा। आपको नहीं लगता आरपीएससी को लागू करना चाहिए? जहाँ तक मुझे जानकारी है यूपीएससी का जो वो क्राइटेरिया है वो इस तरह से अगर आप आईपीएस सेवाओं में आ चुके हो, हुँ, तो अगली बार आप जो अटेम्प्ट करोगे वो आईएएस के लिए ले सकते हो। हुँ, आईआरएस में आते हो तो आईपीएस और आईएएस के लिए ले सकते हो हुँ, और इस तरह से उनका कुछ एक क्राइटेरिया होता है। हुँ, और आरपीएस में बिल्कुल इस तरह का कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो उसमें लगता नहीं है, हमारे सामने फैक्ट्स हैं। हुँ, कई बार वैकेंसीज़ ऐसी होती है जो वेस्ट हो जाती है, चूँकि इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान भी नहीं है, हुँ, तो वो भी वेस्ट होती है। मेडिकल कराने मात्र से वेस्ट जो है वैकेंसीज़ ऑक्यूपाइड हो जाती है, वेस्ट होती है। हुँ। तो हाँ, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जहाँ मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल भविष्य में यूपीएससी के तर्ज पर कुछ सुधार आएँगे और उसके आधार पर युवाओं को और लाभ मिलेगा। कैसे पेपर करवा रही है आरपीएससी? अच्छे पेपर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं। खुश हो पेपर से? अच्छे ही हैं, पेपर पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं, बस अब ऐसा लगता है कि यूपीएससी की जो हमेशा से होड़ हुँ, हुँ, स्टेट पीएससी में पीसीएस में रहती थी, वो काफ़ी हद तक आरपीएससी ने जो है पिछले कुछ वैकेंसीज़ में 2 वैकेंसीज़ में उसको पूरा किया है और कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर तो मैं समझता हूँ कि यूपीएससी से भी बेहतर आए हैं, तो निस्संदेह अच्छा काम हो रहा है। एनसीईआरटी की क्या बला हर कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो। पढ़नी चाहिए क्या एनसीईआरटी? बिल्कुल पढ़नी चाहिए। कौन-सी वाले? एनसीईआरटी गवर्नमेंट की एक बुक्स तो है, न्यू भी है, एक ओल्ड भी है। ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा बेहतर है। ओल्ड वाले चाहिए जी, हैं। कोई जी, फ़ायदा है या फिर बिल्कुल फ़ायदा है इसमें। फ़ायदा है, क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आने से ज़्यादा मैं समझता हूँ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग वहाँ से बनती है। अच्छा। और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें जब तक पता नहीं होगा, हुँ, आपने अभी कुछ देर पहले मुझे पूछा था आरएस 2018 में आपकी क्या कमी रही? हुँ, तो वही बेसिक जो है डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग। हुँ, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो उसका आंसर कैसे लिखोगे? तो हुँ, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अपने आप में वो एक बेसिक बुक्स का सेट है, जो हुँ, आपको उस टॉप ना केवल टॉपिक उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग देता है। हुँ। तो इसलिए मुझे लगता है काफ़ी एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है। ज़रूरी हो जाती है जी, ना? बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि कोचिंग जॉइन करना हो, जी, मतलब कोचिंग का कहते हैं, जी। मुझे कोचिंग करनी चाहिए क्या? नहीं, मैं नहीं समझता कोचिंग की कोई ऐसी आवश्यकता है आपने विशेष। कोचिंग ली थी? बिल्कुल मैंने कोचिंग ली थी। कौन-सी कोचिंग से थी? हालाँकि मत लो नाम अपने को क्या फ़र्क जी, पड़ा, पर कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि कोचिंग लेने में भी कोई बुराई नहीं है और नहीं लेने में भी कोई बुराई नहीं है। हुँ, आपके पास आज के टेक्नोलॉजिकल इस एरा में इतने मल्टीपल सोर्सेज़, स्पेशली चैट जीपीटी हुँ, जो हमने देखा है रिसेंट में, हुँ, जेमिनी, हुँ, है ना? इस तरह के काफ़ी एआई टूल्स आपके पास आ गए हैं जो आपको आंसर को इतना प्रिसाइज़ली, इतना बेहतर ढंग से आपके सामने रखते हैं बेस्ड ऑन योर डिमांड। हुँ, आपको चाहिए साहब 50 शब्दों में, आपको चाहिए साहब 200 शब्दों में। हुँ, फिर तीसरा आगे कहता है नहीं साहब 200 नहीं मुझे तो 2000 शब्दों में चाहिए। तो हुँ। सेम चीज़ को विदिन अ सेकंड अगर आपके सामने ऐसे परोस पा रहा है तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे और जब हमने एग्ज़ाम दिए थे तब ऐसा था भी नहीं। अच्छा तो चैट जीपीटी हेल्प मतलब एआई से मतलब बिल्कुल, हेल्प मिलती है? बिल्कुल मिलती है, अच्छा, बिल्कुल मिलती है। जैसे एग्ज़ाम्पल देके कुछ समझा सकते हैं क्या? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एग्ज़ाम्पल तो इसी को ले लीजिए, हुँ, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है हुँ, अब आरएस के सिलेबस में। ठीक है। कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स हुए, क्योटो हुए, नागोया हुए, हुँ, अर्थ समिट हुआ या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड उनका एक एक क्रम है। हुँ, उस क्रम को याद करना अच्छी बात है आप कर रहे हैं। ठीक है। 2 महीने तक याद रख पाना बहुत मुश्किल है। हुँ, लेकिन आप एक तरफ तो बुक को खंगालने जाते हो साहब कौन-कौन से प्रोटोकॉल हुए थे, उसमें क्या-क्या प्रोविज़न हुए थे, क्या हुआ था, उसको ढूँढोगे, नोट्स सँभालोगे। हुँ, रादर देन आप सिर्फ़ चैट जीपीटी को कमांड देते हो कि चैट जीपीटी मुझे कौन-कौन से प्रोटोकॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हुँ, लेके या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके 1990 से लेके 2026 तक हुए उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमा के दो। हुँ, विदिन 30 सेकंड्स आपको उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुँ, और उनमें क्या-क्या आउटकम्स है वो जमा के दे देगा। तो हुँ, कितना समय आपका बच गया, बहुत समय बढ़ गया। ठीक बात है। हाँ। तो समय ही तो सब कुछ है। मैंने सर अभी क्या किया था, को थोड़ी कोशिश की थी, आप थोड़ा टोकना अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। मैंने सोचा था ऐसे किया जा सकता है क्या? जी, कि जैसे कि अपन जीएस पेपर होते हैं, मैं जी, यूपीएससी की बात करूँ, ज़्यादा मेरा फ़ोकस यूपीएससी पे था। जी, आरएस पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, आप बताना अगर हो तो। जी, जैसे कि अगर मेरे को जीएस पेपर 1 की बात करें यूपीएससी में, तो हिस्ट्री हो या फिर जीएस पेपर 2 की बात करो तो गवर्नेंस के कोई क्वेश्चन हो, तो मैंने क्वेश्चन पहले डाल दिया कि भई ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है। अब मैं उसमें डाल दूँगा कि इसमें फॉर्मेट डाल दूँगा कि इसमें सारे एस्पेक्ट कवर करो। लाइक इसके प्रोज़, इसके कॉन्स और इसमें इंट्रो क्या होना चाहिए, बॉडी पार्ट क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। इस तरीके से मेरे को एक आंसर है वो डिज़ाइन करके दे दें और टॉपर्स की तरीके से डिज़ाइन करके दे दें। फिर मैंने वहाँ से पढ़ लिया और फिर मैं वापस खुद से जाके प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये क्या सही अप्रोच है क्या इस तरीके बिल्कुल, से? बिल्कुल बहुत अच्छी अप्रोच है और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ समथिंग व्हिच यूपीएससी और आरपीएससी और हुँ, एनी स्टेट पीसीएस डिमांडिंग फ्रॉम यू है ना, ये वो एक ऐसी चीज़ है जो
कोई भी पीसीएस आपसे चाहती है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए, और काफ़ी हद तक रेगुलर डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको चाहिए होती है। हुँ, हुँ, और ये जो आपने अप्रोच बताई अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, और हुँ। इसी की डिमांड एक पीसीएस करता है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी अप्रोच है। आपने यूपीएससी और यूपीएससी की ओर कभी नहीं देखा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी तैयारी करने का नहीं सोचा है? जी, जी नहीं। मतलब क्या अंतर क्या होता होगा? वैसे कोई हुँ, हुँ, आइडिया नहीं हुँ। है बेसिक तो, बट बेसिक बता सकते हो क्या अंतर रहता है यूपीएससी और आईपीएससी में? अच्छा, इसको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से मैं समझाऊँगा। जो अंतर एक राजा और एक सामंत में हुआ करता था, हुँ, मध्यकालीन राजस्थान में जो अंतर एक राजा और एक सामंत में हुआ करता था, वही अंतर एक यूपीएससी से जब आप सिविल सेवाओं में आते हो हुँ। और स्टेट पीसीएस से सिविल सेवाओं में आते हो, वो अंतर होता है। अच्छा, आप अभी पोस्टिंग पर हैं? बिल्कुल, कहाँ पर है आपकी पोस्टिंग? 12 डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, 12 में है क्या? जी, तो कुछ लोग हैं ना, ये जो अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको जी, लेके नफ़रत की भावना देखने को मिलती है। मेरे कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि यार सिविल सर्वेंट है, ईगोइस्टिक होते हैं, घमंडी होते हैं, सरकार के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। आप ये तक देखोगे, योगी जी का एक मैं बयान सुन रहा था, उसमें योगी जी कहते हैं कि ये जो आईएएस होते हैं, आईपीएस, हालाँकि वो तो आईएएस का ज़िक्र करते हैं, जी, बट आईएएस, आईपीएस है, सारे ही सिविल सर्वेंट आ गए। जी, तो वो है, वो देश को पूरा निचोड़ करके रख रहे हैं। उनके शब्द तो अलग थे, बट मैं उनकी भाषा में बताऊँ तो जी, कुल मिला के ये जो आपकी स्टील फ्रेम जिसको कहते हैं, ये जी, देश को इतना, मतलब इनकी लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि कोई सुधार ही नहीं होने देता है। जी। सही है क्या ये बात? मैं नहीं समझता, मेरे पास कई सारे ऐसे आईएएस की आपने बात करी, ऐसे आईएएस हुए हैं, इवन अपने राजस्थान कैडर में कई सारे आईएएस हुए हैं हुँ, जिन्होंने इतना वंडरफुल काम पिछले कुछ दशकों में किया है, और निसंदेह वो न केवल हमारे लिए रोल मॉडल बने हैं, बल्कि इस सोसाइटी को इतना तेजी से टेक्नोलॉजी के साथ सिंक्रोनाइज़ करते हुए आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो ये देश की आत्मा है। हुँ, हुँ। और किसी भी शरीर के लिए जैसे उसकी आत्मा महत्वपूर्ण होती है, मुझे लगता है कि सिविल सर्वेंट जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस एटीट्यूड से काम कर रहे हैं, वो इस शरीर रूपी इस देश को एक आत्मा के रूप में बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो काम कर, पर तरीका तो ज़्यादा, इनको ज़्यादा पावर कुछ ज़्यादा नहीं दी गई क्या? बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है। देखो, मैं समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक एक बंच उनको दे रखा है, हुँ, उसके लिए पावर्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाओगे। जैसे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एग्ज़ाम्पल के लिए आपके अपनी बता दो। जी, हाँ। एक बड़ा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ जो अमूमन लोग जिससे परिचित नहीं होते। हमारे समाज का एक ऐसा भाग भी है जो 4% लोग वो होते हैं दिव्यांग। हुँ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट होता है ना? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम हुँ, 2016। हुँ, वो यह अधिनियम कहता है कि हर एक पब्लिक सर्विसेज या प्रोवाइड करने वाली जो बिल्डिंग है हुँ, या इंस्टीट्यूट है, वो दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। हुँ, एक्सेसिबल मतलब वो आसानी से आ जा सके, हुँ, उसको किसी भी समय ऐसा महसूस ना हो कि उसमें किसी भी प्रकार से औरों के अपेक्षाकृत कोई चीज़ की कमी है, हुँ, किसी भी चीज़ की कमी है। ठीक है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है वो ये सुनिश्चित करने के लिए उसमें कई प्रावधान दिए हैं। हुँ, तो अगर कोई सरकारी बिल्डिंग या कोई प्राइवेट बिल्डिंग जो पब्लिक पर्पज़ में काम आ रही है, ठीक है। अगर वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग एक्सेसिबल नहीं है, हुँ, तो हम नोटिस देके उसको पाबंद करा सकते हैं कि वो उस एक सोसाइटी के, उस समाज के, उस वर्ग के लिए भी उसको सुनिश्चित करे, और अगर नहीं करता है, उस स्थिति में उसको सीज़ भी किया जा सकता है। तो अच्छा। मुझे लगता है कि वेल दिव्यांगजन के वेलफेयर एसेंशियल एसेंशियल जो हैं, उसको एन्श्योर करने के लिए अगर ये एक्ट बना, ये हुँ, पावर दी गई, हुँ। तो उसके साथ में वो ज़िम्मेवारी भी थी, जिसको निभाने के लिए एक्ट ज़रूरी था। तो अभी आपने बोला कि पावर इसलिए है क्योंकि हमें कई सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती है। जी, क्या सच में ये लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। मैंने नहीं देखा। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, आगे आगे जी, आऊँगा जी। एग्ज़ाम्पल पे। पहले तो ये आ जाते हैं। एक सिविल सर्वेंट है, वो एक जनरल अधिकारी होता है। जनरल मतलब सामान्य अधिकारी बोला जी, जाता है कि भई इसको जी, सामान्य नॉलेज जी, होनी चाहिए। जी, कोई विशेषज्ञ तो नहीं होता है। जी, तो उसे इतनी सारी ड्यूटी क्यों दी गई? भाई किसी एक में थोपा ना कि तेरे को यही करना है। हर कोई मतलब पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मुझे दे दो, सोशल जस्टिस मुझे दे दो, सब कुछ उसे दिया जा रहा है। ये तो ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। जर्नलिस्ट जो होते हैं बेसिकली, इनके लिए एक लाइन है, दीज़ आर द मतलब स्पेड ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हुँ, मतलब सबके थोड़ी-थोड़ी जो है ना, नॉलेज है सब। सबकी नॉलेज रखते हैं और किसी में महारत हासिल नहीं नहीं रखते है, हैं। ठीक। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आज के मल्टी डायमेंशनल जो सोसाइटी है, जहाँ पे इतने सारे डायमेंशन में मल्टीपल चैलेंजेस हैं। हुँ, पहले क्या होता था, अगर आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जैसे आपने ज़िक्र किया, पीडब्ल्यूडी में हो तो आपको टेक्निकल रोड की नॉलेज और ये हो हुँ, और ये हो। अब ऐसा नहीं है। हुँ, पीडब्ल्यूडी की जो सीमाएँ हैं या जो कार्य है, वो सिंपल रोड बनाने तक सीमित नहीं है। हुँ, जगह के साथ में आपको एलिवेशन भी देने पड़ेंगे, जगह के साथ में आपको घुमाव भी देने पड़ेंगे रोडों में, सब तरह की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो गई है। ठीक तो है। उसके साथ-साथ आपको टेक्निकल के साथ-साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हुँ, तो आपको सोशल एस्पेक्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। कि आप जब रोड बना रहे हो, ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हो, तो उससे समाज के किस हित को वो अफ़ेक्ट कर क्या रहा है। है? हाँ, जी, जी। ठीक बात है? तो आपको उस एस्पेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए।
टेक्निकल नॉलेज भी डिसेंट अमाउंट की होनी चाहिए अगर आप उस डिपार्टमेंट को लीड करते हो तो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इतने सारे चैलेंजेस में अगर आपको परफॉर्म करना है तो सबकी थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और जिसके पास थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होगी, वही एज़ अ जर्नलिस्ट जो है अच्छी सेवाएँ दे पाएगा उस केस में। तो ये कौन और सिखा रहा है? बिल्कुल जो एक्सपर्टीज़ जो है वो ज़रूरी है, हुँ, किसी फील्ड में महारत हासिल करनी है तो वो पूरी टीम होती है, हुँ, जो उनको पथ-पथ पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है गाइड करता और है। आगे बढ़ाता है। तो ये कौन सिखाता है? आप तैयारी के दौरान सीखते हो सारी चीज़ें या ट्रेनिंग में सीखते हो? ये मुझे लगता है कि एक्सपीरियंसेस के साथ आती है। हुँ, आपके जो पहले आपसे जो पहले सिविल सर्वेंट्स आए हैं, हुँ। आप उनकी स्टडी करें, उनके वर्क की स्टडी करें, अपने कलीग्स की स्टडी करें कि वो उन्होंने कैसे काम किया, उनसे अच्छी-अच्छी चीज़ पिक कीजिए और ठोकर खा-खा के बिल्कुल सीखते हैं, तो वैसे सीखते हैं सब। क्या मुझे तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब लगता है। कितना गंदा एजुकेशन सिस्टम है, पूरा रटो, रट्टा करके एक नौकरी लगवा दी और फिर जाके वो हुकूमत चलाएगा। तो आपको अच्छा लगता है क्या ये एजुकेशन सिस्टम? नहीं, आपने जो डेफ़िनेशन दी उस अनुसार तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हुँ, मुझे लगता है भारत का जो एजुकेशन सिस्टम इस तरह से नहीं है। हुँ। तो मैं तो इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता, माफ़ कीजिएगा। तो आप मुझे बताइए कैसा एजुकेशन सिस्टम है? भाई जैसा मैं समझता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी जो है ये एजुकेशन पॉलिसी है और उसमें जो मल्टी क्रेडिट क्रेडिट बैंक, हुँ, मल्टी एंट्री, हुँ, मल्टी एग्जिट स्कीम, हुँ, मल्टी डिसिप्लिनरी स्कीम, हुँ, है ना? और बट स्किल बेस्ड एजुकेशन, हुँ, प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में। हुँ, तो इस तरह की जब बातें हो रही है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक फ्यूचरिस्टिक है जिसमें एआई की भी पढ़ाई कराई जा रही है, आपको टेक्निकल नॉलेज भी दी जा रही है। सबका अगर आपको एक्सपोज़र मिल रहा है तो मुझे लगता है कि समय के साथ सरकार ने भी अपनी पॉलिसी को इवॉल्व किया है और निसंदेह आने वाले अगले 8-10 सालों में 1 दशक के अंदर इसके प्रभाव हमें बच्चों में देखने को मिलेंगे। कब आई थी ये एजुकेशन पॉलिसी? 2020 की जो और अभी 26 चल रहा है ना, लागू होते-होते वो 21, 22, 23 तक थोड़ा-सा 23 तक होता है। लागू जी, पर आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है सर। मुझे तो नहीं लग रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो आपने शब्द बोले हैं ना, जी। ये शब्द मुझे दिखाई नहीं देते, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही बैग भर के बच्चे जा रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताना हुँ, चाहूँगा, अपना खुद का एग्ज़ाम्पल लूँगा। हुँ, अ, 10वीं या 8वीं 9वीं की बात है जब मुझे याद है कि मैंने कंप्यूटर पे बैठना स्टार्ट किया स्कूल में। हुँ, आज बच्चा आज बच्चा सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से कंप्यूटर पे बैठता है, ना केवल बैठता है, जावा, सी प्लस प्लस, सी, कोडिंग जैसी कहाँ पर? हर एक अच्छे स्कूल के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा अच्छा रहा है। स्कूल कहाँ? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, ब्लॉक अपने लेवल पे हो आप कहाँ सकता है। 12 से हैं? जी, 12 में कहीं गाँव में गए होंगे गाँव-वाँव में, जी, जी। कहीं देखा ये सारी चीज़ें? मैं मानता हूँ कि कुछ एक चैलेंजेस हैं, हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, बट मीनवाइल उस लूप होल को या उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे हुँ, शिक्षक जो हैं, शिक्षक वर्ग जो है, वो काफ़ी हद तक रोल अदा कर रहा है। जैसे आजकल हम देखते हैं इंटरनेट हुँ, और सेल फ़ोन, एडवांस मोबाइल फ़ोन सबके पास है। हुँ, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से उनको प्रैक्टिकल अप्रोच में बच्चे पढ़ा रहे हैं। हुँ, कितने बार इंस्पेक्शन हमने किए, तो हमने हमारी आँखों से देखा है कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो निस्संदेही मैं नहीं कहता कि एक कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, एक अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है, हुँ, जो एजुकेशन सपोर्ट मिल रहा है, वो एक प्राइमरी स्कूल में रूरल एरिया में पढ़ने वाले बच्चे को मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा। हुँ, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसकी बराबरी करने का जो है नहीं कर पाएगा। आज नहीं तो कल करेगा। कारण क्योंकि हमारे शिक्षक भी एडवांस हो गए हैं, हुँ, एजुकेशन सिस्टम जो नई पॉलिसीज़ पे काम कर रहा है वो भी एडवांस हो गया है और धीरे-धीरे उस साँचे में जब हम सब एज़ ए होल हुँ, सोसाइटी जब अपने आप को ढालेंगे, तो हुँ। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे उसका रिज़ल्ट जो है हमें फ्रूटफुल दिखेगा। अच्छा आप कह रहे हो कि शिक्षक है वो एडवांस हो गए हैं। मैं शिक्षक की पोल खोलता हूँ। सही में बता रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा जी, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं गाँव में जाता हूँ, कई जगह जाके देखता हूँ। शिक्षक को पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं जी, पता, मैं मानता हूँ फैक्ट याद नहीं होता, ठीक है चलो। ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट के हो एटलीस्ट उसका तो न्याज जी, न्याल मतलब उसका थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। जी, नहीं पता, मान लिया चलो ठीक है। उसको ये पूछा जाता है तेरा रोल क्या है? नहीं पता है। एक स्कूल में मान लेते कम से कम आप प्राइमरी स्कूल में 8वीं 10वीं तक के स्कूल में 5 टीचर तो मानते हो कम से कम। जी, एक टीचर रहता है, जी, 4 टीचर है वो घर पे मौज काट रहे हैं। वो अटेंडेंस लग जाती है, गवर्नमेंट स्कूल की ये हालत है। तो बिल्कुल। कहाँ एडवांस हो गए टीचर? नहीं, मैं आपकी बात से जो आपने कहा मैं बिल्कुल भी उस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता। हुँ, कारण ये है कि ऑलवेज़ देयर आर एक्सेप्शंस, तो ये कुछ एक एक्सेप्शंस है जो कभी ना कभी न्यूज़ में आ जाते हैं और उसके कारण नहीं सर पूरे सिस्टम को ज़्यादातर चीज़ें बता रहा हूँ। ज़्यादातर जगह पर ये है। आपने शायद देखे हैं, हमने भी देखे हैं, पर ज़्यादातर जगह पर हमें ये देखने को मिलता है। तो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली लागू नहीं हो रही। दिक्कत वही है कि चीज़ें किताब में बहुत अच्छी है, सुंदर है, हमारा जी, संविधान सुंदर है, आर्टिकल जी। 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार है। हकीकत में कहाँ स्वतंत्रता बोल के देखो सरकार के खिलाफ। आप बैठे हो, आपको अधिकार है, हालाँकि सिविल सर्वेंट के पास नहीं होता है। जी, लेकिन मैं बोल के देखूँ अभी, जी। हाल ठीक है, डिक्टेटरशिप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही। दिक्कत वही बैठ जाती है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास 2 अप्रोच हैं। हुँ, हमारे सामने पॉज़िटिव भी है, हमारे सामने नेगेटिव भी है। हुँ, पहली अप्रोच तो ये कहती है साहब कि मैं
इस नेगेटिव को लूँ, नेगेटिव का महिमा मंडन करूँ और इसी के इर्द-गिर्द अपनी दुनिया बना लूँ। और अपने विचारों को बना लूँ। उसका प्रभाव क्या होगा, जो पॉजिटिव हमने बनाया या जिसको बनाने की हम अपने अंदर एक ललक रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं, हम उसको भी खत्म कर देंगे। दूसरी अप्रोच है कि साहब मैंने इतना पॉजिटिव बनाया, भले वो 1% हो, लेकिन मैं बचा हुआ 99% को भी पॉजिटिव करूँगा। तो अगर मैं इस अप्रोच के साथ चलता हूँ तो निस्संदेह ये 1% उस 99% पे भी भारी पड़ेगा। तो सर नेगेटिव होना मतलब खराब क्या बात है? नेगेटिव के अराउंड नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। नेगेटिव अगर आपको पता होगा, अपनी कमियाँ पता होगी, तभी तो आप उसमें सुधार करोगे। लेकिन अपनी कमियों को अपनी अच्छी चीज़ों पे हावी होने दो, तो वो भी तो गलत है। पर आलोचना जब तक नहीं होगी तब तक तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। ठीक है आप आलोचना की उस बेड़ियों में अपने उस विकास को बाँध दो, ये कहाँ तक न्यायोचित है? ठीक है, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, लेकिन एली का क्या स्थिति है? हमें देखने को नहीं मिलता है। से हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, वर्ल्ड रैंकिंग में हमें इनकी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो फिर कहाँ है हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा? अब ये मत कहना कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी या वेस्टर्न किसी संस्था के द्वारा रिज़ल्ट दिया जाता है या वो रैंकिंग देती है, इस वजह से हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। चाइना की बहुत अच्छी स्थिति है, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह की भी यूनिवर्सिटी की अच्छी खासी स्थिति है। तो ठीक है, वो रैंकिंग हो सकती है, ऊपर-नीचे भेदभाव वगैरह होता होगा, बट इतना नहीं क्योंकि बेड़ा गर्क तो हमने खुद ने कर रखा है। गलगोटिया वाला आप एग्ज़ाम्पल देख लो, ठीक तो बात। आपको पता होगा। बिल्कुल, गलगोटिया एग्ज़ाम्पल आपने बिल्कुल सही कहा एंड ऑफ कोर्स दैट वाज़, अगर वो सच है, इफ इट इज़ ट्रू, इट इज़ क्वाइट अ शेमफुल इवेंट फॉर अस, है ना? फॉर ऑल ऑफ अस, कि इस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सही मैसेज नहीं जाता है। और जैसा कि आपने मुझे पहले ही आपने मुझे जो है रोक दिया है कि मैं उस स्टैंडर्ड्स वहाँ के द्वारा बनाए जाते हैं, उस पे बात ना करूँ। तो उसके अलावा मुझे लगता है कुछ कमियाँ, मैं नहीं कहूँगा कि हमारे अंदर एक खामियाँ हैं, बट मैं कहूँगा कुछ चैलेंजेस हैं हमारे अंदर। बिल्कुल हमारे लिए हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम हमने हमेशा से परस्यू किया है, फ़ॉलो किया है, एंसेस्टर से फ़ॉलो किया है, वो काफ़ी हद तक बुकिश नॉलेज पे बेस्ड था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद, है ना, 2020 की इस नई शिक्षा नीति के बाद से चीज़ों में बदलाव आया है। और हम जिस इकोसिस्टम की बात करें, कि अगर हम बात करें स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला जो एक इकोसिस्टम है, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी एक न्यूनेटल, एक नवजात स्थिति में बिल्कुल है। जी। और शायद ये कारण हो सकता होगा कि अगर वैश्विक रैंकिंग में हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो हम कहीं स्तर पर पिछड़ते हैं। उसका कारण यही है कि स्टार्टअप्स हमारे यहाँ से कम डेवलप होते हैं। जी। टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो न्यूनेटल स्टेज में होने के कारण हम इतने एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं बना पाते या नहीं बन पाती, जिससे हम ग्लोबल लेवल पर अपनी छाप छोड़ पाएँ। जी। तो ये है। और दूसरा, इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण भी है कि जिसमें मुझे लगता है कि भारत में लोगों में लेक ऑफ नॉलेज उसका कारण रहा, जिस वजह से हम रैंकिंग में इसमें भी पीछे होते हैं। वो है, जैसे कि हम बात करें जीआई टैग लेना या पेटेंट। पेटेंट बहुत पीछे है। पेटेंट, हमारे पास वो चीज़ें, नीम के प्रोडक्ट्स की हमने बात करी, तुलसी के प्रोडक्ट्स की हमने बात करी, हर्बल प्रोडक्ट्स की हमने बात करी, इस तरह से वेरियस प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट जिनकी हमने कभी पेटेंटिंग ही नहीं कराई। नहीं करी, सही बात है ना? लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण। मैं नहीं कहूँगा कि हमें खामियाँ थी, हमें अवेयरनेस नहीं थी। वो हल्दी वाला मुद्दा था ही ना। हल्दी वाला था जी। कारण ये है कि हमेशा से भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है, उस पे काम करता है, सबको अपना परिवार मानता है। तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब हम हमारे परिवार को मानेंगे, तो हम उनसे ये अपेक्षा रखेंगे कि वो हमारे प्रति ईमानदार हो। ईमानदार रहे। अब उसमें कोई बेईमानी कर जाए तो इसके लिए तो भारत को ज़िम्मेदार नहीं कहा जा सकता ना। ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण रहा है कि जो पेटेंटिंग है वो हमारी कंपैरेटिवली कम रही। इस वजह से भी जब यूनिवर्सिटीज़ से पेटेंट्स नहीं निकलते तो रैंकिंग पीछे जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत के पास इस समय आ चुका है। और ये जिन आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं के द्वारा ऐसा रिकॉग्नाइज़ किया गया है। ठीक है। सो एट द एंड अपन कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल फिर से ये काले बादल छटेंगे और वो सुनहरा सूरज चमकेगा और भारत जो है अपनी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी टॉप में आएगा। अच्छा, मैं ऐसे समझाऊँ कि भाई जिनके माता-पिता या तो जेल में हैं जी, लाइफ टाइम के लिए, जी, या फिर वो विकलांग मान सकते हैं, कोई ना कोई डिसेबिलिटीज़ है, जी, वो कह सकते दिव्यांग जी, कह सकते हैं। या फिर आपने कहा था कि डाइवोर्सी है, जी, तो उनके बच्चों को ये लाभ मिल सकता है। जी, 6 से के लिए और 6 से 7 0 से 6 के लिए मिलेगा, 6 से फिर 18 के लिए मिलेगा, जी। या 0 से 18 के लिए ऐसा नहीं है? लाभ 0 से 18 के लिए है, लेकिन उसका बीच में क्वांटम अलग-अलग है। क्वांटम 6 अलग है। साल तक तो 15 ₹750 प्रतिमाह दिए जाएँगे, हाँ, उसके उपरांत ₹1500 प्रतिमाह दिए तो जाएँगे। उसके लिए क्या करना होगा? मान लो कोई बच्चा है तो जी, उसको क्या जी। करना पड़ेगा? उसके लिए एक ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, वो हुँ, है बच्चे को रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। अच्छा। पढ़ाई इन द सेंस 0 से 6 वर्ष में या तो आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड हो, वहाँ रजिस्टर्ड होने में वहाँ का अध्ययन प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी के द्वारा, और 6 से 18 वर्ष में यदि स्कूल में हो, हुँ,
तो स्कूल से अध्ययन प्रमाण पत्र जारी होता है और वो अध्ययन प्रमाण पत्र पालनहार, फिर से वही ई मित्र पे जाना है, एसडीएमएस पोर्टल के माध्यम से पालनहार के लिए आवेदन करना है, अपना रेगुलर स्टडी के लिए अध्ययन प्रमाण पत्र उस पर अपलोड होगा, रेगुलर बेसिक डॉक्यूमेंट्स जनाधार और इनके साथ। और अगर जिस कैटेगरी में वो लाभ ले रहा है, जैसे डाइवर्सी का बच्चा है तो डाइवर्सी जो है अपना डाइवर्स का सर्टिफिकेट में अपलोड करेंगे और उनके बच्चों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है। जी। थर्ड जेंडर को तो इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया क्या? किसमें? थर्ड जेंडर को तो इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया क्या? बिल्कुल, हमारा तो डिपार्टमेंट ही लुक आफ्टर करता है उनके वेलफेयर को। अच्छा, क्या होता है थर्ड जेंडर? थर्ड जेंडर सामान्य भाषा में किसे कहेंगे जी। थर्ड जेंडर आप? उभयलिंगी जो है हिंदी में अमूमन जो है हिंदी में शाब्दिक रूप इसका यूज होता है। मैं समझता कि एक ऐसा जेंडर जिसको प्राकृतिक रूप से एक जेंडर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर जो समय के साथ बदलाव आए, उसने उसके इतर विपरीत जेंडर या विपरीत सेक्स के लिए उसको अंदर से फील करना सिखाया। तो उस स्थिति में वो अपने आप को ट्रांसजेंडर के रूप में पाता है। दिखता कुछ और है, फील कुछ और करता है। ठीक है। जी। मेरा क्वेश्चन देखकर सुनकर आपको अजीब नहीं लगा कि ये पूछ रहा है कि हमारे देश में थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट कर लिया गया है? ये जी। आपको अजीब नहीं लगा कि एक्सेप्ट कर लिया गया, ऐसा क्या हुआ हमारे देश में? नहीं, ऐसा मैं आपकी बात से मैं अजीब मैं इसलिए नहीं समझा क्योंकि ये चैलेंजेस हम एवरीडे हर दिन फेस करते हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ट्रांसजेंडर जो हैं उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता है जो मेल या फीमेल अदर जो दो जेंडर्स हैं उनको दिया जाता है। उनको आज भी उसी नज़रों से देखा जाता है कि वो आ गए, मांगने आए होंगे, बदुआ दे देंगे, उसकी बधाई ले लो। जबकि मुझे लगता है ऐसा नहीं है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, ईश्वर का क्रिएशन है। उनके भी इतने अधिकार हैं जितने हमारे अधिकार हैं, और वो भी वही रोटी खाते हैं, वही पानी पीते हैं और उसी तरह से जिंदगी को जीते हैं जिस तरह से हम जीते हैं। ठीक है। तो उनको उसी सम्मान और गरिमा के साथ उनको देखा जाना चाहिए, उनके अधिकारों को देखा जाना चाहिए। तो इनके लिए कुछ है क्या स्कीम वगैरह? बिल्कुल है। कौन सी है? तो ट्रांसजेंडर्स के लिए बेसिकली सबसे मेन जो उनका आधार है, उनके अस्तित्व का आधार वो होता है टीजी कार्ड। ट्रांसजेंडर कार्ड जो होता है वो जारी किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, और माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समिति होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब की तरफ से टीजी कार्ड जारी किए जाते हैं ट्रांसजेंडर्स को। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये ट्रांसजेंडर्स के लिए आधार कार्ड है। ये उनके लिए आधार कार्ड है एक तरह से, और यही उनकी मैक्सिमम स्कीम्स में उनको वेलफेयर लेने में मदद करता है। विभाग की तरफ से ट्रांसजेंडर्स में उनके जेंडर को बदलने के लिए, सेक्स को बदलने के लिए 2.5 लाख रुपए तक का उनको असिस्टेंस दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो सर्जरी करा सकें। और राजस्थान सरकार के द्वारा टीजी कोष बनाया गया है स्टेट में, जिसके माध्यम से उनको स्कॉलरशिप्स और अदर स्कीम्स में बेनिफिट दिया जाता है। अच्छा जी। और कोई स्कीम ऐसी जो अलग सेपरेट महिलाओं के लिए हो, जो विधवा वगैरह नहीं हो, तो उनके लिए कोई स्कीम जो डायरेक्ट उनको बेनिफिट पहुंचाती हो? जी बिल्कुल है। इसके अंदर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमारे विभाग में संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से अधिकतम 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता परिवार को दी जाती है अपनी बिटिया के विवाह करवाए जाने के लिए। और इसके लिए कुछ एक वही ई मित्र पे जाना होता है और कन्यादान योजना में लाभ लेना होता है। इसके लिए बीपीएल और वो जो अन्य कैटेगरीज मैंने प्रारंभ में बात करी, उन्हीं की बच्चियों को ये लाभ मिलता है। और एसटी एससी समुदाय के अंदर अधिकतम 51,000 तक, ओबीसी जनरल कैटेगरी में अधिकतम 41,000 तक का लाभ इसमें दिया जाता है। जी। एक वो भी तो स्कीम है ना, वो बच्चियां है वो छात्रावास में जाके पढ़ती है ना? जी बिल्कुल। तो वो किस में आती है? आपके डिपार्टमेंट में आती है क्या? जी जी बिल्कुल। क्या होता है उसमें? छात्रावास योजना के तहत हर जिले के अंदर बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट छात्रावास सरकार की तरफ से अच्छा, बॉयज के लिए भी है? जी बिल्कुल है। जैसे अंबेडकर छात्रावास जो हमारे होते हैं वो अमूमन बॉयज के लिए होते हैं, और सावित्रीबाई फुले छात्रावास नाम से जो आप शब्दावली देखेंगे अपने इर्द गिर्द, वो गर्ल्स के लिए होते हैं। अच्छा ठीक है। इसमें आवासीय सुविधाएं, भोजन की सुविधाएं, दैनिक जीवन से जुड़ी लाइब्रेरी की सुविधाएं, गेस्ट फैकल्टी की सुविधाएं सरकार की तरफ से छात्र और छात्राओं को मुफ्त में दी जाती है। वो कस्तूरबा गांधी वो किस में आती है? वो शिक्षा विभाग के द्वारा दी वो जाती अलग है? जी बिल्कुल। तो इसमें कैसे क्या होता है, पैसे वैसे कैसे मिलते जाते हैं? जी, इसमें आप यूं समझे इसको, 1,500 रुपए मासिक जो है आपको राशन के लिए प्रति बच्चे के या प्रति छात्र या छात्रा के लिए खर्च करने के लिए मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आप यूं समझ सकते हैं कि भाई 3,150 रुपए का टोटल एक लमसम अमाउंट है जो एक प्रति छात्र या प्रति छात्रा दिया जाता है, जिसके माध्यम से उनके दैनिक जीवन से जुड़ी चीजें, उनका भोजन, इसके अतिरिक्त सब्जी, दूध, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, अच्छा कटिंग, वॉशिंग, क्लॉथ वॉशिंग या बेडशीट वॉशिंग, साफ सफाई, बिजली और
जो बेसिक मेंटेनेंस होता है हम्म, छात्रावास परिसर का, हम्म, ये सब इसी राशि से प्रति छात्र के हिसाब से किया जाता किया जाता है। है। जी। आपने अभी का छात्रावास में मिलता है, तो ये कौन देता है? सरकार देते हैं। क्या मतलब आपके थ्रू, किसके थ्रू दिया जाता है? जी, मतलब क्या प्रोसेस क्या हाँ, होता है? प्रोसेस क्या होता देखिए, इसमें क्या है कि पैसे को दिए जाने के लिए 2 लोग है? मुख्य रूप से ज़िम्मेवार होते हैं। हम्म, पहला तो होता है छात्रावास अधीक्षक, हम्म, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, हम्म, जो उस हॉस्टल का रख-रखाव, उसका मेंटेनेंस, हम्म, उसका रेगुलर जो है संचालन इंश्योर हम्म, करता है, और उसके साइन के साथ-साथ संबंधित ब्लॉक के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, हम्म। दोनों के जॉइंट सिग्नेचर के माध्यम से चेक जारी होता है और राशि जो है उसका एक्सपेंडिचर किया तो जाता है। फ्रॉड भी होता होगा इसमें, क्योंकि ऑफलाइन जा रहा है पैसा। होता होगा का तो नहीं कह सकता, लेकिन होने की संभावना रहती है। इसी के लिए कुछ प्रोविज़न भी इसमें किए गए हैं, जिसके हम्म, माध्यम से करप्शन या फ्रॉड को मिनिमाइज़ किया जा हम्म, सके। जैसे इसमें प्रत्येक छात्रावास के अंदर एक मैथ संचालन समिति होती है, जिसका अध्यक्ष जो होता है, हम्म, वहीं पे जो आवासित बच्चे होते हैं, उसमें सबसे बड़ा बच्चा जो होता है, उसी को उसका अध्यक्ष और मेंबर बनाया जाता है। हम्म, और वही समिति निर्धारित करती है कि आप अगर राशन लेंगे, तो कैसे लेंगे, किस तरह से लेंगे, क्या अगर उसमें चेंजेस करने हैं, तो क्या-क्या हम्म, होंगे। इवन चेक जारी करने के लिए भी अधिकारी से पहले मेस संचालन समिति जो होती है, हम्म। उसी की परमिशन के बिहाफ़ पर ये चेक को जारी किया जाता है। तो मिलीभगत भी तो हो सकती है ना, दोनों के आपस में? छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे क्या ये सब करेंगे? उनका काम है पढ़ाई करना, नहीं, पढ़ाई कर इसका रहे हैं। होने में तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं चलो, होता अब होगा। मेरे को सर कुछ समाधान चाहिए। जी, जैसे कि मैं अलग-अलग आपको पूछूँगा, उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? जी, जैसे कि मैं पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए, जी, मान लो थानेदार है, जो भी वहाँ पे बैठता है कंप्लेंट लिखने वाला, अगर मेरी जी। कंप्लेंट नहीं लिखता है, हुँ, तो इसके लिए कोई समाधान है? आप आरएएस बन चुके, मतलब आरएएस की हुँ, प्रिपरेशन की, तो बेसिक हुँ। नॉलेज होगा, तो क्या समाधान है अगर मेरी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती है तो? इसका तो सबसे अच्छा समाधान है टेक्नोलॉजी। आजकल ई-पुलिसिंग हुँ, का ज़माना है, हुँ, और आप ई-एफआईआर अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा, तो आप इज़िली जो एफआईआर का ओपन करें हुँ, पोर्टल, अपना थाना सेलेक्ट करें और ई-एफआईआर से डाल दें। डाल दें। अगर जी, फिर रजिस्टर हो जाती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, और मैं थाने में जाता हूँ या फिर बाहर ही, जी, पुलिस वाला मेरे को थप्पड़ मार देता है या मेरे साथ में बदतमीज़ी करता है, हुँ, तो इसका कोई समाधान है क्या कि मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकूँ? बिल्कुल है। कैसे? भाई, हर एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या हर एक अधिकारी के ऊपर भी एक आला अधिकारी होता हुँ, है। आप लिखित में अपनी कंप्लेन उनके समक्ष दर्ज कराइए, और करानी भी चाहिए, हुँ, क्योंकि सब जनसेवक हैं, और जनता के कल्याण को इंश्योर करना, जनता को सरकारी सेवाएँ मुहैया कराना उनका प्राइम मोटो और प्राइम हुँ, उद्देश्य है, और उसी को अगर वो नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको उनकी कंप्लेन आला अधिकारियों से भी करनी चाहिए। करनी चाहिए। जी, अब मेरी पेंशन रुक गई है जी, या मेरे को पेंशन नहीं आ रही है, जी, या कोई किसी वजह से जो डिपार्टमेंट है, कोई अधिकारी है, लोकल अधिकारी है, जी। वो मेरी पेंशन रोक देती है, मैं वहाँ पे, मैं कई बार न्यूज़ में देखता हूँ कि भाई पेंशन आपकी रोक दी गई है। हुँ, मैं उस अधिकारी के पास जाता हूँ, वहाँ पे जी, देखते हैं कि नहीं वो पेंशन रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो हुँ। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसमें 2 तरीके हैं। कारण ये है कि पेंशन स्कीम जो है अकेले एक डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। जैसे मैं इसको आपको थोड़ा विस्तृत में बताऊँगा, हुँ, शहरी क्षेत्र के अंदर एसडीएम साहब जो होते हैं, एसडीएम साहब की तरफ से पेंशन स्वीकृतकर्ता जो होते हैं, वही होते हैं, हुँ, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बीडीओ साहब की तरफ से पेंशन स्वीकृत की जाती है। हुँ, तो यदि उनके द्वारा समय पर स्वीकृत नहीं की जा रही, तो हुँ, आज अपन देखते हैं कि सीएम साहब की तरफ से 181 हुँ, जो संपर्क पोर्टल बनाया गया, आप संपर्क पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, हुँ, या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं चलने की स्थिति में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष अपनी दैनिक जनसुनवाई में अपना प्रकरण दर्ज करा सकते हुँ, हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि दोनों ही स्थिति में असमर्थ फील करते हैं, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होते हैं, उनके समक्ष या फिर जिला स्तरीय अधिकारी के समक्ष अपनी कंप्लेंट लिखित में आकर दर्ज करा सकते हैं। तो आप मुझे कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर या कोई वेबसाइट सजेस्ट कर सकते हो अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग-अलग कंप्लेंट के लिए? मैं आपको सब चीज़ों का एक रामबाण, एक जी, ब्रह्मास्त्र देता हूँ। जी, जी। 181 181 नंबर किसके लिए? संपर्क, बस जस्ट 181 डायल करो। हाँ, संपर्क पोर्टल का ये नंबर है, हाँ, और राजस्थान सरकार का बड़ा बड़ा ही यूनिक और इनोवेटिव एक इनिशिएटिव है, जिसमें वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो 181 कॉल करें हुँ, और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएँ। वहाँ पे बैठी टीम ऑटोमेटिक ही उसको आइडेंटिफ़ाई करके संबंधित डिपार्टमेंट्स को भेज देती है। भेज देती है। मतलब मेरी कोई भी समस्या हो, किसी भी डिपार्टमेंट को लेके हो, हुँ, अगर मैं 181 पे कॉल करता हूँ तो मेरा समाधान हो जाएगा? जी बिल्कुल, काम होता है वहाँ पे? बिल्कुल होता है। अच्छा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए मैं आपको आवाज़ आ रही है? हुँ, कहाँ थे अपन? हाँ, 181 पे। हाँ। जैसे कि 181 है, 181 पे कॉल करता हूँ तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? जी, बिल्कुल 181 पर कॉल कर प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। इसका कारण ये है कि हुँ, इसकी कंप्लेन करने मात्र तक ही ये पोर्टल सीमित नहीं है। हुँ, इसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता भी तय की जाती है। इसका बड़ा अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे,
उनकी राज-उन्नति की बैठक होती है हुँ, प्रत्येक माह, और उस राज-उन्नति की बैठक में सीएम साहब के द्वारा भी इसको ट्रैक किया जाता है कि संपर्क के ऊपर 90 दिन से अधिक तक परिवाद किसने अपने ऊपर रखा, हुँ, हुँ, 180 दिन से अधिक तक परिवाद अपने ऊपर किसने रखा। तो हुँ, आज के इस टेक्नोलॉजिकल के एरा में यदि कोई 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन या उससे अधिक भी अगर किसी परिवाद को अपने पास रखता है, हुँ। परिवाद इन द सेंस समस्या को, समस्या को रखता है है। ना? किसी कारणवश वो नहीं देना चाहता उसका जवाब और अपने पास रखता है, हुँ, तो उसकी जवाबदेही तय होती है और सीधा इसको सीएम साहब के स्तर से इसको मॉनिटर किया जाता है। हुँ, और टाइमली प्रत्येक सेक्रेटरीज़ की इसमें ड्यूटीज़ भी लगाई जा रही है, जो वीकली हर एक परिवादी से दूरभाष के माध्यम से इस पे बात करते हैं कि हुँ, आपको आपकी कंप्लेंट जो आई थी, उसपे आपका जो रिलीफ दिया गया, आप उससे वाक़ई में सैटिस्फाई हैं कि नहीं हैं? हुँ, तो इस तरह से इसका बाकायदा फ़ॉलो-अप सेक्रेटरी लेवल पे भी किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार बहुत डेडिकेटेडली जनताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यरत है, हुँ। और ये वाक़ई में बड़ा इफ़ेक्टिव टूल है। अच्छा, सही सही से कार्य होता है। जी, अच्छा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बेसिक बातें कर लेते हैं, थोड़े जी। बहुत रैपिड फायर भी हो सकते हैं। रैपिड फायर मैं करता हूँ। हुँ, बिल्कुल कीजिए। हालाँकि आप मना कर सकते हो अगर आपको नहीं देना है तो। जी। सिविल सर्वेंट हो तो मैं पूछ सकता हूँ बेस्ट जॉब बेस्ट इन द सेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एसडीएम। एसडीएम बेस्ट है। जी, आईएएस, आरएएस बोथ आर बेस्ट। नहीं, एक दोनों में से आईएएस, आईएएस, जी, यूपीएससी, आरपीएससी यूपीएससी, अच्छा, राजस्थान या अदर कोई स्टेट राजस्थान। कहाँ जॉब पाना चाहोगे? होम डिस्ट्रिक्ट या कहीं और? हो होम होम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट। रीज़न? मुझे लगता है कि वहाँ पे चूँकि आपने अपना जीवन इतना बड़ा हुँ, बिताया, तो आपको वहाँ की समस्याओं की एक्चुअल एक्चुअल जानकारी होती है, तो हुँ। आप उसपे बेहतर तरीके से वर्क कर पाते हो। या फिर ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे थोड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है? फ़ायदा क्या है? समस्या का निराकरण करना है, तो उसके लिए आपको फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और फील्ड की नॉलेज आपने बचपन से उसको देखा है बड़ा होते हुए, तो वो तो तो कहीं और भी तो फ़ायदा मतलब नुकसान बिल्कुल किया जा सकता है। है ना? लेकिन समस्या क्या रहती है, जो सिविल सेवाएँ हैं, इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी जगह की टोपोग्राफ़ी को, वहाँ के चैलेंजेज़ को समझने लगते हो, इससे पहले आपका तबादला हो चुका क्यों? होता है। ये सरकार के नीतिगत फैसले हैं, रीज़न इसमें कोई बता सकते हो क्यों फैसले होते कई हैं? कारण हो सकते हैं सर। मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि इस वज़ह से ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि अगर लगातार वहाँ पे रुकेगा, हुँ। तो उसकी क्या मोनोपोली हो जाएगी या फिर वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ में उनकी संबंध बन जाएगी जिसकी वज़ह से वो वहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार वग़ैरह कर सकता है। आपको क्या लगता है? शायद हो भी सकता हो, ये भी कारण हो, सरकार के नीतिगत फैसले हैं, इस पे तो अपन क्या कह सकते हैं। अच्छा, जी, आज के टाइम में पॉसिबल है कि आप सरकार से बिना दबे या पॉलिटिशियन से बिना दबे काम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि उसने बिना दबे काम किया है? आईएएस अफ़सर हैं अशोक खेमका जी। हुँ, वो ही इज़ वन ऑफ दोज़ ऑफ़िसर जिन्होंने, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है, समझा है, उन्होंने हमेशा फ़ियरलेसली काम किया है और जन कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित रहे। तो कई बार ऐसे एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पर कोई आईएएस होता है अधिकारी होता है या कोई एसडीएम होता है या कोई और अधिकारी पुलिस अधिकारी होता है। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जान से मारने की धमकी आती है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। स्पेशली क्योंकि इसको हम डिनाई इसलिए नहीं कर सकते कि न्यूज़पेपर में अमूमन हम देखते हैं कि जब सैंड माफियाज़ का हम ज़िक्र पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कई बार ऐसे किस्से हमारे सामने आते हैं, जब एक सिविल सर्वेंट को कई केसेस में मतलब डेथ हुँ, तक उनको एज़ अ रिवॉर्ड के रूप में मान मिला। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चैलेंजेज़ हैं।